स्वागत है आपका स्पेशल स्टोरी में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। महाराष्ट्र की राजनीति में अहम रोल निभाने वाले संजय राउत अब अपनी बेल के लिए दर दर भटक रहे हैं कि कैसे ईडी के चंगुल से बाहर आया जाए। लेकिन संजय राउत की जमानत में ईडी कई रोड़े अटका रही है। किसी वक्त में लगातार झटके पर झटके देने वाले संजय राउत को आज ईडी झटके पर झटके दे रही है। अब संजय राउत का जेल से बाहर निकलने का इंतजार और बढ़ने वाला है। इसकी वजह यह है कि ईडी ने बेल का विरोध किया है। बॉम्बे सेशंस कोर्ट में ईडी ने संजय राउत की जमानत अर्जी का साफ साफ विरोध किया है। राउत 1 महीने से न्यायिक हिरासत में हैं और फिलहाल ऑर्थर रोड सेंट्रल जेल में बंद हैं। घोटाले के आरोप में संजय राउत 31 जुलाई से ईडी की गिरफ्त में हैं और तब से बाहर आने के लिए संजय राउत छटपटा रहे हैं, पर बाहर न आने के लिए ईडी ने पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने आदेश दिया था कि ईडी को राउत की जमानत अर्जी पर अपना जवाब पेश करना होगा कि आखिर ईडी को संजय राउत की जमानत मामले में क्या लगता है। इसके लिए कोर्ट ने ईडी से उनकी राय के साथ साथ जवाब मांगा था। कोर्ट के इस आदेश के बाद ईडी ने अपना जवाब दाखिल किया। जवाब में ईडी ने राउत की जमानत अर्जी का साफ विरोध किया, साथ ही एक और काम कर दिया। ईडी ने संजय राउत के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल कर दी, जिसमें संजय राउत की मुश्किलें पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई हैं। अब तक संजय राउत से केवल पूछताछ और घोटाले की जांच शुरू थी, अब बात इससे आगे चली गई है। ईडी ने जो चार्जशीट दाखिल की है उसमें संजय राउत पर आरोप लगाया गया है कि वो न सिर्फ गोरेगांव के पत्राचौल घोटाले में लिप्त हैं, बल्कि इसमें उनकी सीधी भागीदारी है। आसान भाषा में कहें तो ईडी का आरोप है कि संजय राउत घोटाला करने वालों के सिर्फ मददगार और हिस्सेदार नहीं बल्कि सूत्रधार रहे हैं, यानी कि पूरे घोटाले के मास्टरमाइंड रहे हैं। पूरा प्लान बनाया था कि कैसे घोटाला करना है और कैसे मोटा पैसा दबाना है। तो अब संजय राउत का बाहर आना फिलहाल डाइसी लग रहा है। लेकिन ये घोटाले का खेल शुरू हुआ साल 2007 में। साल 2007 में महाराष्ट्र हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि म्हाडा ने चौल में रहने वाले परिवारों को स्थायी घर देने के लिए फ्लैट बनाकर देने की योजना शुरू की थी। ये काम गोरेगांव के सिद्धार्थ नगर में होना था। पात्रा चौल के रीडेवलपमेंट का काम गुरु आशीष कंस्ट्रक्शंस कंपनी को दिया गया था। ये कंपनी संजय राउत के करीबी दोस्त प्रवीण राउत की है। म्हाडा की 47 एकड़ की जमीन में 672 घर बने हैं। कंपनी को 3500 फ्लैट बनाकर देने थे। म्हाडा का प्लान था कि फ्लैट बनने के बाद जो जमीन बचेगी उसे बेच दिया जाएगा और आज 14 साल बीत गए, लेकिन कंपनी ने यहाँ फ्लैट नहीं बनाए। आरोप है कि गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी ने म्हाडा के साथ धोखाधड़ी की और बिना फ्लैट बनाए ही जमीन बिल्डरों को बेच दी। इससे उसे 901 करोड़ रुपए से ज्यादा का मुनाफा हुआ। लेकिन प्रवीण राउत ने सारी जमीनें प्राइवेट बिल्डरों को बेच दी और डेवलपमेंट का कोई काम नहीं किया। ईडी के आरोप के मुताबिक ऐसा करके 1000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला किया गया। इन्हीं में से संजय राउत की पत्नी के बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए गए। लेकिन अब ईडी कह रही है कि संजय राउत को सिर्फ हिस्सेदारी ही नहीं मिली बल्कि घोटाले का मास्टरमाइंड वही है। साथ ही ये आरोप है कि कंपनी ने बाद में दूसरा प्रोजेक्ट शुरू किया और खरीदारों से 138 करोड़ रुपए जुटा लिए। कंपनी ने गलत तरीके से 134 करोड़ रुपए की कमाई की और अपने सहयोगियों में बंदरबाट कर लिया। ये कंपनी HTIL की सिस्टर कंपनी है। प्रवीण राउत इसमें डायरेक्टर थे। लेकिन संजय राउत के तार इस घोटाले से कैसे जुड़े ये भी आपको बता देते हैं। साल 2018 में म्हाडा ने गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ FIR की और धोखाधड़ी का आरोप लगाया। ये मामला इकोनॉमिक ऑफेंस विंग को दिया गया था। 2020 में प्रवीण राउत को गिरफ्तार किया गया, जिसे संजय राउत का करीबी बताया जाता है। प्रवीण राउत सारंग और राकेश वधावन के साथ कंपनी का डायरेक्टर था। वधावन भाई PMC बैंक घोटाले के भी आरोपी हैं। अब सोचिए जरा, इतने बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं तो ईडी संजय राउत को कैसे छोड़ दे? पूरे घोटाले के मुख्य आरोपी को कैसे खुला छोड़ दिया जाए? इसीलिए ईडी ने कोर्ट में कहा कि संजय राउत का मामला सार्वजनिक धन के दुरुपयोग से जुड़ा है और उन्होंने इसका उपयोग निजी लाभ के लिए किया था। ईडी ने कहा राउत बचने के लिए पर्दे के पीछे से काम कर रहे थे और उन्होंने अपनी प्रॉक्सी और सहयोगी प्रवीण राउत के माध्यम से अपराध में एक प्रमुख भूमिका निभाई। एजेंसी ने परियोजना में बिक्री से प्राप्त आय और कुछ नहीं बल्कि अपराध की आय है।
राउत ने झूठे दावे किए थे कि इमारत के एक हिस्से की बिक्री के लिए अनुमति दी गई थी, जबकि किसी भी बिक्री के लिए कोई स्पष्ट अनुमति नहीं दी गई। जांच शुरू होने के बाद याचिकाकर्ता ने फ्लैट की खरीद के लिए 55 लाख रुपए का भुगतान किया था। अब जब ईडी खुलकर सारे राजों को उजागर कर रही है तो संजय राउत की बेल में रोड़े आते नजर आ रहे हैं और लगता नहीं है कि 19 सितंबर को कोर्ट संजय राउत को बाहर आने देगी, क्योंकि ईडी ने कोर्ट में जो आरोप पत्र दाखिल किया है उसमें एक नहीं कई गंभीर आरोप लगाए हैं। ईडी ने यह भी कहा कि राउत बहुत प्रभावशाली और शक्तिशाली व्यक्ति है और अगर उन्हें जमानत पर रिहा किया जाता है तो वो सबूतों को प्रभावित और उससे छेड़छाड़ कर सकते हैं, क्योंकि संजय राउत गवाहों को धमकी दे चुके हैं, जिसके उदाहरण भी हैं। लेकिन संजय राउत ने अपनी जमानत अर्जी में दावा किया कि उनके खिलाफ ईडी का मामला सत्तारूढ़ दल ने यानी कि मोदी सरकार ने विपक्ष को कुचलने के लिए दायर किया था। उन्होंने ये भी तर्क दिया कि अपराध की आय के रूप में दिखाए गए 1 करोड़ 6 लाख रुपए की हिसाब किताब दे दिया गया है। अब ये तो ईडी तय करेगी कि आखिर ये जिस हिसाब किताब की बात संजय राउत कर रहे हैं वो कितना सटीक बैठ रहा है। ईडी के अधिकारियों को जेल भेजते भेजते आज पिछले 1.5 महीने से संजय राउत अपने दोस्तों के साथ जेल का मजा ले रहे हैं। तो फिलहाल ईडी और संजय राउत के बीच तगड़ी जंग देखने को मिल रही है। ईडी राउत से पूरा बदला लेने की तैयारी में है। अपने बड़बोलेपन की वजह से आज राउत को जेल में सड़ना पड़ रहा है। गलत भाषा का प्रयोग और घोटालों की वजह से संजय राउत को जेल की हवा का आनंद लेने पर मजबूर होना पड़ रहा है। उनकी पत्नी को भी ईडी रडार पर ले चुकी है, लेकिन इस बार भी जमानत होती नहीं दिख रही है, क्योंकि ईडी ने चार्जशीट में कई गंभीर आरोप लगा दिए हैं जिन्हें कोर्ट भी नजरअंदाज नहीं कर सकती है। इस स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।